भाई देश में चल क्या रहा है? एक तरफ को योगी और मोदी की लड़ाई होती दिख रही है और दूसरी तरफ पे यूजीसी के कानून के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बात यूजीसी की कर लेते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। और जो भी लोग यूजीसी के नए रूल्स को बदनाम कर रहे हैं, मुझे सच सच बताओ, तुमने ये पढ़े भी हैं? टोटल 14 पेज है, 7 इंग्लिश में लिखे हुए हैं, 7 हिंदी में लिखे हुए हैं। मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं समझ आई। दोनों भाषाओं में बारी बारी पढ़ के देख लिया, एग्जैक्टली वैसे लिखा हुआ जिससे डिस्क्रिमिनेशन होगा। अभी कानून अगर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए लाए गए हैं तो उससे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए लाए थे? वीडियो डिलीट। अभी यूजीसी क्या चीज है, यूजीसी के जो नए रूल्स है वो क्या चीज है, ये सारी चीजें समझने से पहले इतना बेसिक समझ लो कि जो रिजर्वेशन कोटा है ना उनसे रिलेटेड है। अभी रिजर्वेशन कोटा क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। मान के चलो कि सरकार ने 100 जॉब निकाली है। अभी टेक्निकली होना क्या चाहिए? 1000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितने भी लोग उस जॉब के लिए एग्जाम दे, जो भी लोग क्वालिफाइड होंगे उन लोगों को जॉब मिल जाएगी, जो भी लोग नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगी। सिंपल गेम। बट एग्जैक्टली रिजर्वेशन के चक्कर में ना ऐसी चीजें कभी होती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 15% सीट रिजर्व होती है एससी कास्ट के लिए, जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं। 7.5% सीट रिजर्व होती है एसटी के लिए, 10% सीट रिजर्व होती है ईडब्ल्यूएस के लिए, 27% सीट रिजर्व होती है ओबीसी के लिए, और जो बची हुई 40.5% सीट्स होती है वो सभी के लिए अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जनरल कास्ट के लिए अवेलेबल है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, हर कोई उसके अंदर सीट रिजर्व कर सकता है। अभी जिन लोगों को एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में नहीं पता, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। इन सेक्शंस के अंदर जो भी लोग आते हैं ना, ये एक्चुअल में वो लोग होते हैं जिनको पास्ट के अंदर ना इक्वल राइट्स नहीं मिले होते। तुमने सुना होगा ना, पहले छूत-अछूत बहुत चलता होता था, कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का। ये फालतू माइंडसेट पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो होता क्या कि काफी सारी कास्ट को ना कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो पढ़ भी सके। तो हुआ क्या कि उस कास्ट के काफी सारे लोग ना पिछड़ते ही गए। पर नए भारत के अंदर तो हम लोग सबको इक्वल राइट्स देते हैं। और अगर अभी हम लोग आगे बोले कि भैया एक बंदे की फैमिली तो पिछले 7-8 पीढ़ियों से पढ़ती हुई आ रही है और एक बंदे की फैमिली 7-8 पीढ़ियों से दबती हुई आ रही है, और उन दोनों को बोला कि चलो भाई चले जाओ स्कूल में, तो दोनों इक्वल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक फैक्ट है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को ना थोड़ी सी प्रायोरिटीज दी जाती हैं कि भैया आपको जॉब में प्रायोरिटी मिल जाएगी, आपको एग्जाम देने हैं उसके अंदर कम नंबर ले आओ तब भी चलेगा। अभी चीजें सही है, किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर एक बेसिक क्लियर कर रहा हूं तुम्हारा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा माइंडसेट आज की डेट में खत्म हो चुका है, आज की डेट में भी ऐसा माइंडसेट पाया जाता है। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। अभी तुमने यूपी या बिहार की एक न्यूज देखी होगी जिसके अंदर एक स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा था। स्कूल का प्रिंसिपल बोलता कि भैया अगर ये चमार भी पढ़ने लग जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। और ये कोई जोक नहीं मारा था प्रिंसिपल ने, ये माइंडसेट है वहाँ के लोगों का। आज की डेट में भी काफी जगहों पे एससी, एसटी कास्ट, ओबीसी को सप्रेस किया जाता है और ये एक फैक्ट है, इससे आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों को लगता है कि भैया नहीं सप्रेस किया जाता तो मान लो कि आप प्रिविलेज्ड हो, आपने इंडिया 2 देखा ही नहीं है। और अगर आपने इंडिया 2 देखा ही नहीं है तो पहले देखा करो फिर ओपिनियन बनाया करो। तो यहाँ तक क्लियर है। एससी कास्ट वाले वो लोग हैं जिनको अछूत माना गया था, एसटी कास्ट वाले वो लोग हैं जो ट्राइबल एरिया से आए हैं, जंगल में पहाड़ों में कहीं पे रहते होते थे, आदिवासी टाइप लोग, उन लोगों को एसटी कैटेगरी के अंदर डाला गया। और रही बात ओबीसी, ओबीसी को ना काफी लेट अनाउंस किया गया था। एससी एसटी को मान्यता 1950 के अंदर मिल गई थी और ओबीसी को मान्यता मिली थी 1992 के अंदर। उस टाइम पे माना गया था कि भैया काफी सारी और भी कास्ट है जो काफी ज्यादा पिछड़ चुकी है, तो उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और वो लोग एससी एसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। और अगर मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं तो हाँ यार, रिजर्वेशन कोटा ना कुछ हद तक सेंस बनाता भी है। आज की डेट में शायद थोड़ा ज्यादा बनाता है, पर पहले मेरे टाइम पे जब मैं छोटा होता था तब थोड़ा कम बनाता था। समझाता हूँ कैसे। मैं जब पैदा हुआ था ना, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली में पैदा नहीं हुआ था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत क्रेजी नहीं थी। अब मैं यार रोने नहीं बैठूंगा भाई, मैं बहुत गरीब, पर डिसेंट गुड थी। और आसपास वही जो भी लोग रहते होते थे उन्होंने बोला था कि भैया आपका जो बच्चा पैदा हो चुका है ना, मेरे पेरेंट्स को आगे बोल रहे थे इसका ना नाम पूरा मत लिखवाना, मतलब मेरा जो पूरा नाम है दैट इज आदित्य कक्कड़, उसको पूरा मत लिखवाना, सिर्फ और सिर्फ आदित्य लिखवा दो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आदित्य लिखा हुआ है मेरा। और उसके पीछे माइंडसेट क्या था कि भैया कल को कोई ना कोई तिगड़म लगा के मेरे को ऐसा दिखा देंगे कि भैया मैं एससी एसटी कास्ट का हूं, जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे माइंडसेट था कि भैया अगर आप लोग एससी एसटी कास्ट के नहीं है तो आपको जॉब मिलने से नहीं। क्योंकि अगर आज की डेट में भी देखो तो भैया 60% तो रिजर्वेशन कोटा के अंदर चला जाता है और बचा हुआ जो 40% है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल के लिए ओपन या बाकी सभी लोगों के लिए ओपन है। तो अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी के अंदर हो तो आप लोगों को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग तुम्हारी सेविंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर तुम लोग आज की डेट में भी अपनी सेविंग्स या फिर एफडी के अंदर रखते हो या फिर अकाउंट के अंदर रखते हो ना, तो तुम लोग काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लूज कर रहे हो। जिसमें किसी आदमी को स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ होती है ना, वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाता है। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट शुरू तो करनी होती है, पर उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि शुरू भी कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? यहाँ पे एनालिस्ट आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। इस चीज को ट्राई करने के लिए सबसे पहले आप इनकी ऐप को ओपन करो। यहाँ पे एक फॉलो ट्रेंड का बटन होगा, उसको जाके क्लिक कर दो। उसके बाद ये आपको रियल टाइम में वो ट्रेडर्स दिखाएगा जो एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप लोग बस एक क्लिक से इनके ट्रेड को रेप्लिकेट कर सकते हो और खुद भी प्रॉफिट कर सकते हो, और वो भी बिना किसी गैस वर्क के। आप लोग यहाँ पे बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और अगर आप लोगों को डर लगता है कि यार घाटा ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए इनका एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। मतलब जैसे ही आपका लॉस बढ़ने वाला होता है, ये पहले ही स्टॉप लॉस लगा देता है, जिससे आपका ज्यादा नुकसान होने से बच जाए। और इस पूरी फैसिलिटी की लाइफ टाइम फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, जिसको आप लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यूज कर सकते हो। कुछ लोगों ने तो दिसंबर के सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 8,000 रुपए कमाए हैं। वहीं नवंबर में 14,000 रुपए, और एक बंदे ने एक महीने के अंदर 70,000 रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। बट हाँ, इस चीज को भी ध्यान में रखना कि इन चीजों से लॉस भी हो सकता है। मार्केट वुल्फ ऐप के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, और अगर आप लोग भी समझदारी से ट्रेड करते हो तो आप लोग इजीली अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दिया, तुम लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम लोग वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। तो जो भी लोग जर्नल कैटेगरी के अंदर रह गए थे ना, उनकी फैमिली के अंदर ना ये डिस्कशन बहुत कॉमन है कि भैया क्योंकि हम लोग जर्नल कैटेगरी से और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वेल टू डू भी नहीं है ना, तो ये हमारे लिए एक जनरेशनल कर्स है कि भैया सरकारी नौकरियां मिलेगी और हमको नहीं मिल पाएगी। और ये चीज मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैंने ऑब्जर्व की। और मैंने ये चीज पता क्यों बोली कि भैया ये चीज पहले होती थी, अभी नहीं होती उतनी ज्यादा, क्योंकि ना अभी ईडब्ल्यूएस ऐड कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ये 2019 के अंदर लाया गया कि भैया अगर कोई लोग गरीब है तो उनको भी इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। और इस कैटेगरी के अंदर जर्नल कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं, जिससे उनको जॉब्स के अंदर और बाकी चीजों के अंदर थोड़ी बहुत प्रायोरिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पे ना क्या है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है ना, सिर्फ आपको तभी ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। और यही सेम कंडीशन ना ओबीसी कैटेगरी के लिए भी लगाई गई है कि भैया आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही ज्यादा फेयर रूल है। बट मुझे एक चीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जितना ही मैंने रिजर्वेशन का कानून पढ़ा है, कि भैया ये जो एससी और एसटी कैटेगरी है ना, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर किसी की 2-3 पुश्तें ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करती आ रही है, ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुकी है, उसके बाद भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसके लिए आप लोग 1000 काउंटर ला सकते हो कि भैया क्योंकि इनको 1000 साल दबाया गया, अब ये तो 100 साल से इनको बेनिफिट मिल रहा है, 50 साल से मिल रहा है, ये है वो है। पर हमको इसका मेन कोर नहीं भूलना चाहिए कि भैया जो कोर एजेंडा है इस पूरी की पूरी स्कीम का, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि भैया जो लोग लो है ना, उनको हाई करना। अब जिसकी 2-3 पुश्तें ऑलरेडी ही गवर्नमेंट जॉब कर रही है, उसको और कितना हाई करोगे? तुमने ये चीजें बहुत बार ऑब्जर्व करी होंगी कि अगर तुम लोग जर्नल कैटेगरी के हो, तुम्हारे बगल में तुम्हारा दोस्त बैठा हो, तो वो पढ़ाई में ऐसे मस्त होता है कि भैया मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है। और क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि भैया मेरा बाप भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मुझे भी मिल जाएगी क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आता हूं और मुझे वो चीज पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन लाई गई है, ये एक अच्छी चीज है, पर इसको थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी। जिसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि भैया अगर इंडियन गवर्नमेंट करेगी तो भैया बहुत बड़ा वोट बैंक इफेक्ट होगा। तब ये जो यूजीसी के नए रूल आए ना, इसके ऊपर कोई भी सरकार नहीं बोल रही, सिर्फ और सिर्फ लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकारों को पता है कि भैया कांग्रेस आगे बोली वो पिटेगी, बीजेपी बोली वो पिटेगी, आम आदमी पार्टी बोली वो पिटेगी, कोई सरकार आगे बोल दे, टीएमसी भी नहीं बोल रही इसके ऊपर। तो एससी एसटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऊपर लिमिट है। ओबीसी के ऊपर ये लिमिट 1993 के अंदर 3 लाख रुपए थी, 2004 के अंदर इसको 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, 2008 में इसको 4.5 लाख रुपए कर दिया गया, 2013 में इसको 6 लाख रुपए कर दिया गया, और 2017 से इसको 8 लाख रुपए बना के रखा हुआ। जिसका मतलब अगर आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप लोग इस कैटेगरी से नहीं हो तो भैया जो 40% सीट्स है उसके अंदर 100% कॉम्पिटिशन आएगा। और ये जो रिजर्वेशन होता है ना, कुछ जगह पे ना बहुत ही पुट्ठा साउंड करता है। मैं ना तुम्हें एक बहुत क्रेजी एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी 13 जनवरी 2026 को ना नीट के पीजी 2025 का कट ऑफ निकला। शायद कुछ 800 मार्क्स का एग्जाम होता है, मैं गलत हो सकता हूँ इस नंबर के अंदर। इसमें पास होने के लिए ना अलग अलग कैटेगरीज होती है कि भैया अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से तो आपको 250-300 नंबर चाहिए होंगे, और अगर आप लोग ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से तो भैया आपको थोड़े कम नंबर चाहिए होंगे। अभी वो कम नंबर कितने कम हो सकते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो आपके नंबर 40 भी होंगे तो चलेंगे, एंड 40 मार्क्स नहीं, -40 भी होंगे तब भी चलेंगे। दैट मींस आप वहां पे पेपर अटेंड करने गए, आपने रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, आप एससी एसटी कास्ट से हो, आप क्वालिफाई हो चुके हो, एंड अभी आप लोग फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, और आपसे इलाज करवाएगी गरीब जनता, क्योंकि मोदी जी तो बाहर चले जाएंगे। तो कुछ जगहों पे रिजर्वेशन ना इतनी ज्यादा अननेसेसरी लगती है कि भैया अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है तो उसको जबरदस्ती क्यों ही घुसाना है। और डॉक्टर जैसी जो फील्ड होती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, अब इनसे इलाज कौन करवाएगा? जो आदमी डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं है, उसको डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज क्यों दी जाए। बट रिजर्वेशन अच्छी है बुरी है, इसका पूरा पूरा लफड़ा तुम लोग कमेंट सेक्शन में करो, मैं पढ़ूंगा। पर अभी हम लोग चलते हैं यूजीसी के नए रूल्स के ऊपर। और उससे पहले यूजीसी क्या है? यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो सारे के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। अभी ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी डिग्री प्रोवाइड करती है तो मतलब वो यूजीसी रजिस्टर्ड है। और अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल कॉलेज जो डिग्री प्रोवाइड करता है तो वो भी यूजीसी रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई भी कॉलेज अपने नाम की डिग्री देना चाहता है तो या तो वो यूजीसी रजिस्टर्ड होगा या फिर वो किसी यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर होगा। जिसका मतलब पूरे देश के अंदर जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है सारी की सारी यूजीसी रजिस्टर्ड है। अभी 2012 के अंदर यूजीसी ने एक रूल लाया था जिसका नाम था PEHEI। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो भी SC/ST कास्ट के लोग हैं ना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो कैंपस के अंदर। तो अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ कोई लॉ होना चाहिए, उसको कोई ना कोई वैसे सजा मिलनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा रूल अगर उस टाइम पे पढ़े तो काफी फेयर साउंड कर रहा था। बट उसके बाद क्या होता है 2016 के अंदर ना रोहित नाम का लड़का हैदराबाद के अंदर कर लेता है। और उसका रीजन ये था कि भैया वो SC/ST कास्ट से आता था और उसको बुली किया जाता था कॉलेज के अंदर। 2019 के अंदर एक और केस आता है कि भैया पायल नाम की लड़की कर लेती है और वो भी मुंबई के अंदर। और उसका रीजन भी सेम ही होता है कि भैया उसको बुली किया जाता है कॉलेज के अंदर। तो इसके अंदर ना सुप्रीम कोर्ट एंटर करता है और सुप्रीम कोर्ट ना यूजीसी को एडवाइजरी जारी करता है कि भैया आप लोग ना ऐसा कोई कानून लाओ, ऐसा कोई रूल बना के लाओ जिसके बाद ना ये सारी की सारी चीजों को ना थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी काफी ज्यादा हो रहा है। आपने जो पहले रूल बना रखे ठीक है पर इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो। अभी ये जो रूल था ना इनिशियली SC/ST के लिए था और जब ये रूल बनाया जा रहा था ना तब ये रूल कॉलेज की पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था जिसका नाम था एजुकेशन वुमेन चाइल्ड यूथ एंड स्पोर्ट्स। और इन्होंने क्या किया था इसके अंदर ना OBC का नाम को ऐड कर दिया था। तो अभी जो भी रूल्स बनाए जा रहे थे ये SC/ST एंड OBC के लिए बना दिए गए। अभी इस रूल के अंदर होता क्या ये ना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं और इनका जो पूरा एजेंडा था वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि भैया अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाए और जो भी मुजरिम है उसको सजा दी जाए। सिंपल सा गेम था, सिंपल रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। यह पूरा कानून मैंने तो पढ़ लिया, तुम भी पढ़ो। सबसे पहले एजेंडा समझो कि ये कानून कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाया गया था। तो पेज नंबर 9 के ऊपर जाओ और उसके ऊपर पॉइंट नंबर 3 का C सेक्शन पढ़ो जिसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया जो डिस्क्रिमिनेशन वैलिड होगा वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल और बैकवर्ड क्लास के लिए होगा। मतलब SC/ST एंड OBC ही हो सकते हैं इसके विक्टिम। अगर कोई जनरल कास्ट को छेड़ रहा होगा, चिढ़ा रहा होगा तो उसके लिए वो सजा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ और मेरे को मेरे नाम कक्कड़ की वजह से बुली किया जा रहा है या मेरी कास्ट की वजह से मुझे बुली किया जा रहा है, मेरे को नीचा दिखाया जा रहा है, मेरे को बताया जा रहा है कि भाई तुम तो छोटे लोग हो, तुम तो ये हो वो हो, तो भैया ये क्राइम नहीं है अनटिल अनलेस मैं SC/ST या OBC से आता हूँ। अभी एक बार को देख के लगता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन तो साउंड नहीं कर रहा, डालना भूल गए होंगे क्योंकि मैक्सिमम जो भी भेदभाव होते हैं वो SC/ST एंड OBC के साथ ही होते हैं। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं। पेज नंबर 11 के टॉप के ऊपर 4th पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार तुम लोग उसको पढ़ लो और उसके बाद आ जाओ सीधा पॉइंट नंबर 7 के ऊपर जिसके अंदर मेंशन है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। और इस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे? अदर बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट और वुमन। जनरल कैटेगरी को यहाँ पे ऐड ही नहीं किया गया है। जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर कोई भी ब्लेम लगाया जा रहा है तो वो आदमी अपना पक्ष भी ना रख सके, ये चीज भूल गए होंगे। पर ठीक है एक बार को दोबारा मान लिया कि भैया भूल गए होंगे, क्या हो गया। पेज नंबर 13 पे चलो 8 पॉइंट का C देखो जिसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि 24 घंटों के अंदर अंदर एक्शन लिया जाएगा। अभी ना ये चीज प्रॉब्लमेटिक बहुत है, इस चीज को समझो। जब भी आप लोग एक्शन लेने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने वाले हो ना तो आप लोग एक्शन सही ले रहे हो या फिर गलत ले रहे हो ये तो पता ही नहीं होगा। हमारे देश का कानून बोलता है कि भैया आप लोगों को सजा नहीं दी जाएगी अनटिल प्रूवन गिल्टी। बट अगर 24 घंटों के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना है तो ये तो कानून उल्टा कर दिया ना आपने। यहाँ तो ये समझ आ रहा है कि यू आर गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, जिससे क्या होगा कि भैया जो कुछ फेक कंप्लेंट्स होंगी ना उसके ऊपर भी सामने वाले के ऊपर एक्शन पहले ही ले लिया जाएगा और ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। एंड ये 8th पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, इसके अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है जो कि पहले मेंशन था। अभी जो रिवाइज स्टेटमेंट आई है उसके अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि भैया जो भी लोग फेक क्लेम्स करेंगे और झूठी कंप्लेंट लगाएंगे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं SC/ST कास्ट से आता हूँ और मैं किसी को पसंद नहीं करता तो मैं उसके ऊपर ब्लेम लगा सकता हूँ कि भैया इसने जातिवाद किया है मेरे साथ, जिससे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर गिल्टी भी बना दिया जाएगा क्योंकि उसका पक्ष रखने के लिए कोई काउंसिल नहीं है और वो विक्टिम हो नहीं सकता है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से आ रहा है। और अगर 4-5 महीने बाद मुझे गलत प्रूफ कर भी दिया गया तो मेरा कोई बाल कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये 14 पन्नों में 2 भाषाओं में लिखा है पर ये चीज लिखना ही भूल गए।
13 जनवरी को ये नए रूल्स आए और इसका एक फेक क्लेम ऑलरेडी आ भी चुका है। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया था कि भैया मैं तो तुझे पसंद करता हूँ, लड़की ने मना कर दिया। तो लड़के ने जाके लड़की के ऊपर कंप्लेंट कर दी कि भैया इसने तो मेरे साथ जातिवाद किया। एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है, उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। विद इन 15 डेज ऑलरेडी ये कंप्लेंट आ चुकी है ऐसी। और अभी तो इसके अंदर और ज्यादा छूट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में खुद ये चीज बोली थी कि भैया इसका मिसयूज किया जा रहा है, SC ST जो भी एक्ट है इसका मिसयूज किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा संभाल के चलो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और उसके बाद संभालने के बजाय इन्होंने इसको और ज्यादा लूज कर दिया। और अभी इसके पीछे काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज है। इसके पीछे सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि भैया बीजेपी चाहती है कि योगी हार जाए। अभी योगी कैसे और कहां हार जाए? योगी हार जाए यूपी के अंदर। 2027 के अंदर यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले और 2026 के अंदर इन्होंने ये वाला रूल ला दिया। बहुत बड़े मास लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, होंगे भी, सेंस भी बनाते हैं। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि भैया मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। अभी नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अमित शाह बनेंगे या फिर योगी जी बनेंगे। योगी जी यूपी से आते हैं, यूपी में बहुत ज्यादा सीट्स है बीजेपी की, तो हो सकता है योगी जी बन जाए। बट मोदी जी और अमित शाह ये चीज नहीं चाहते, तो वो योगी को कमजोर कर रहे हैं, जिससे जो भी हिंदू वोट्स है वो भी थोड़े बहुत बढ़ जाए, जिससे बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। और मेन एजेंडा योगी जी को नुकसान करवाना है। और ये है रेडिट का एक आर्टिकल। बट इतना बहुत क्लियर है कि ये यूजीसी कानून एकदम फेयर तो नहीं है भाई। और जाने से पहले मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो तुम लोग भी जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।